कोलेजन के स्ट्रक्चर में हम लोग कुछ देखने का मौका मिलता है। 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन, 3 हाइड्रोक्सीप्रोलिन, 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन। इसमें 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन जो है सबसे कॉमन है जो कि मिलता है। ठीक है, तो ये सब कैसे बनते हैं? तो जैसे कि हमने कहा था कि ये प्रोलीन है और प्रोलीन से बन जाता है क्या? प्रोलीन से बन जाता है 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन और 3 हाइड्रोक्सीप्रोलिन। डिपेंड करता है कि क्या बनाना है। यह जो बनेगा इसके लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सबस्ट्रेट हाइड्रोक्साइलेज। अर्थात उस एंजाइम का नाम अगर हमें लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं कि प्रोलीन या प्रोलाइल हाइड्रोक्साइलेज। ये एंजाइम जो है यह इस काम को अंजाम देता है और इस प्रकार से ये बनता है। अगर लाइसिन से ही बनाना हो, लाइसिन से अगर सोचिए कि हम लोग को बनाना है 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन, तो इसके लिए एंजाइम होगा, उसके लिए क्या होगा? सबस्ट्रेट हाइड्रोक्साइलेज। सबस्ट्रेट हाइड्रोक्साइलेज में क्या आ जाएगा? लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज। इस प्रकार से ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस प्रकार के मॉडिफिकेशंस के लिए। इसको हम लोग कहाँ देखते हैं? कोलाजन में देखते हैं। तो कोलाजन में इन सब चीजों पर हमेशा ध्यान रखना है। और मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा कल जो होगा। कल जो हमारा होगा वो होगा प्राइमरी और मतलब जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के प्रॉब्लम डिस्कशंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सबके पास स्टडी मटेरियल है, उसमें क्वेश्चंस दिया हुआ, तो आप एक राउंड बना लें मेरे साथ। एक राउंड बनाओगे ना तो ये होगा कि आप लोग उसको, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो वो आपके दिमाग में रहेगा, तो जब हम उसको डिटेल करेंगे तो वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो है हम लोग सब जानते हैं कि कोलेजन इज इम्पोर्टेंट फॉर द मसल्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, कोलेजन जो है मसल्स के मैकेनिकल स्ट्रेंथ में भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर इसका एब्सेंस हो तो ये प्रॉब्लम मसल्स में होना शुरू हो जाता है और मसल्स जो है वो कमजोर होता है। तो आप देखेंगे कि एक खास तरह का मसल्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फाइब्रस टिश्यूज। ये फाइब्रस टिश्यूज जो है उसमें एक टर्म आता है व्हाइट कोलाजन फाइबर्स। ओके, ये जो व्हाइट कोलाजन फाइबर्स होते हैं यह कोलाजन रिच होते हैं। ओके, और यह मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। अब अगला सवाल होता है व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन सी? ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं इन कोलाजन सिंथेसिस। कोलाजन सिंथेसिस में विटामिन सी का क्या रोल है? क्यों हमें इनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए? तो मैंने क्या बताया था इसका आंसर? मैंने इसका आंसर बताया था कि विटामिन सी जो है वह OH ग्रुप डोनर होता है ना। हम क्या कहते हैं इसका आंसर में? विटामिन सी जो है यह OH ग्रुप डोनर होता है। ओके, और OH ग्रुप देने के कारण यह बहुत ही जरूरी होता है कि इसके बिना कोलेजन का जो बायोसिंथेसिस है, कोलेजन का जो फॉर्मेशन है वो संभव नहीं होता, बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है, तो विटामिन सी जो है उसे लिखते हैं फॉर द हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ प्रोलीन और लाइसिन इन कहा? इन कोलेजन। विटामिन सी
विटामिन सी इज इंपॉर्टेंट। विटामिन सी जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करे, OH ग्रुप, OH ग्रुप। ठीक है, विटामिन सी जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह OH ग्रुप प्रोवाइड। इस प्रकार से एक बातें जो है हमारी समझ में आती है। ठीक है, अब हम लोग क्यों कहते हैं कि वाई हाइड्रोक्सी, फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन। ये अगर आप सबसे कोई पूछता है तो हम लोगों ने इसका क्या जवाब कहा था, हमने जवाब कहा था कि ये होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंक्रीज करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट प्रोवाइड्स additional OH groups for intermolecular hydrogen bondings। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को प्रोवाइड करता है। ओके, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रोवाइड करने के कारण क्या होता है कि इट इंक्रीजेज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, को ये बढ़ाता है, मतलब ताकत को बढ़ाता है। तो ये जो OH है वह ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोवाइड करेगा, यह प्रोवाइड कराएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो यह जो है ये आपका इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। अब है कि कोलेजन से जुड़ी हुई बहुत सारे पैथोलॉजी होते हैं, पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी ऑफ कोलेजन। कोलेजन का क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होता है, अर्थात कोलेजन की कमी से किस तरह की समस्याओं से हमें जूझना पड़ सकता है। तो बहुत सारी इसमें गड़बड़ियां हैं। पहला तो हम लोग सब जानते हैं स्कर्वी, ये हम सब लोग जानते हैं। सेकंड जो उसमें प्रॉब्लम आता है वो होता है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसमें क्या होता है कि बच्चों में बोन्स का एबनॉर्मल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बोन्स को बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेजन चाहिए। अगर कोलेजन की कमी हो जाएगी तो एबनॉर्मल बोन्स फॉर्मेशन होंगे, एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन इन बेबीज। तो ये प्रॉब्लम जो है वो देखा जाता है बच्चों में। तीसरा जो है उसका नाम है एहलर्स डैनलोस सिंड्रोम। एहलर्स-डैनलोस सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है, लूजनिंग ऑफ जॉइंट्स। हम सब जानते हैं कि जॉइंट्स जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं लिगामेंट से, बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट, और लिगामेंट्स को कोलेजन चाहिए। अगर लिगामेंट्स को कोलेजन नहीं मिलेगा तो लिगामेंट क्या करेगा, हिल जाएगा भाई, और लिगामेंट हिला तो फिर ज्वाइंट भी ढीला। ओल्ड एज में क्यों ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम होता है, उसका एक कारण होता है लिगामेंट का भी कमजोर होना, और लिगामेंट इसलिए कमजोर हो रहा है देखिए कोलेजन का वहां पर प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई इट हैपन। ठीक है, यह कुछ ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने जहन में रखें। ठीक है, ताकि आप जो भी अप्लाइड क्वेश्चन इससे बनता है उसको आप क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। इस प्रकार से ये जो पार्ट होता है उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब हमारे पास है टाइप्स, अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ कोलेजन। टाइप्स ऑफ कोलेजन,
कोलाजन कितने प्रकार के मिलते हैं, टाइप्स ऑफ कोलाजन। फिर कोलाजन के टाइप में हम जब भी आएंगे तो अलग अलग अंगों में पाए जाने वाले रूप के आधार पर इस कोलाजन का हम लोग विभेद करते हैं। तो हम लोग कहते भी हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है ऑफ कोलाजन इज कॉल्ड ट्रोपो कोलाजन। ट्रोपो कोलाजन हम लोग मानते हैं कि यह कोलाजन का बेसिक यूनिट है ना। इसी का ट्रिपल हेलिक्स जो है उस फॉर्म से ये स्ट्रक्चर बनता है। इट इज अ ट्रिपल हेलिक्स। कोलाजन हमेशा ट्रिपल हेलिक्स के फॉर्म में मिलता है। ईच यूनिट contains about 1000 amino acid रेसिड्यूज। 1000 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हर एक यूनिट में मिलता है। तो ये जो है ट्रोपो कोलाजन, यह ट्रिपल हेलिक्स। अब जब कोलाजन के बंटवारा हम लोग करें, कोलाजन का बंटवारा में सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, ये 4 तरह का हम लोग कोलाजन देखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 कोलाजन। टाइप 1 कोलाजन के बारे में बोलते हैं कि इनके बारे में कि कॉमनली फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है ये? बोन्स में, हड्डियों में, टेंडन्स में जो जोड़ता है, एंड स्किन में, यहाँ पर ये पाया जाता है इनका। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में दो जो होते हैं वो अल्फा के चेन होते हैं, अल्फा 1 चेन्स होते हैं, और एक जो होता है वो अल्फा 2 चेन्स होता है। इसका स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो ये ट्रिपल हेलिक्स है ना, ये ट्रिपल हेलिक्स, इसको याद रखिएगा। तो जो 2 हेलिक्स होते हैं वो अल्फा हेलिकल टाइप 1 होता है, और एक जो हेलिक्स होता है वो अल्फा टाइप 2 होता है। ये 3 तरह के हेलिक्स में मिलते हैं। जो सेकेंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है वहां पर आते हैं। सेकेंड ग्रुप जो हो गया वो हो गया टाइप 2 कोलाजन। टाइप 2 कोलाजन, टाइप 2 कोलाजन के बारे में हम लोग बोलते हैं कि फाउंड इन कार्टिलेज, ये कार्टिलेज में मिलता है। ठीक है, और ये जो है वह कोलाजन 2 के नाम से भी जाना जाता है। भैया अब जो तीसरा टाइप है उस पर हम लोग आते हैं, और इसका नाम है टाइप 3 कोलाजन। टाइप 3 कोलाजन के बारे में बोलते हैं फाउंड इन ब्लड वेसल्स, खून के नलिकाओं में मिलता है। ओके, और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑल 3 स्ट्रैंड्स आर आइडेंटिकल, तीनों स्ट्रैंड इसमें आइडेंटिकल होते हैं। और जो चौथा टाइप होता है, द फोर्थ वन इज कॉल्ड टाइप 4 कोलाजन। और टाइप 4 कोलाजन जो होता है एक्चुअली शीट फॉर्म में होता है। ठीक है, इसलिए फॉर्म्ड इन बेसल लेमिना। करेक्ट, तो बेसल लेमिना में ये पाया जाता है। देखो आप सब लोग कभी न कभी कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, जैसे एलिमेंट्री कैनाल का वॉल, हम लोग का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका वॉल। ठीक है, अगर एलिमेंट्री कैनाल का वॉल देखो तो कैसा दिखता है ये? इसमें कई सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें कई प्रकार के लेयर्स मिलते हैं। ठीक है, मैं लेयर को एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
कई प्रकार के इसमें लेयर आपको मिलते हैं। तो कितने लेयर्स मिलते हैं? 4 लेयर मिलते हैं। हम लोग उसी 4 लेयर को बना रहे हैं। हाँ, इस चारों लेयर को जब हम लोग पॉइंट आउट करते हैं कि चारों का क्या नाम है, तो चारों का नाम कुछ इस प्रकार से दिखता है। सबसे अंदर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। हम लोग याद आ गया होगा, म्यूकोसा लेयर। उसके जो ऊपर होता है उसे हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोसा लेयर। उसके ऊपर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा लेयर, या इसको सिर्फ मस्कुलरिस लेयर भी कहते हैं। और जो सबसे बाहर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा स्क्लेरा का काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ओके, ये स्क्लेरा का काम होता है। मस्कुलरिस लेयर का काम होता है मस्कुलर मूवमेंट प्रोवाइड करना। सब म्यूकोसा लेयर का काम होता है ब्लड एंड नर्व सप्लाई, ठीक है। और इसका जो काम है म्यूकोसा का, ये होता है फंक्शनल सपोर्ट, लाइक ग्लैंड्स, होल्ड्स, ये सब प्रोवाइड करना। इसमें जो सबसे पहला है स्क्लेरा, ऑटोमोस्ट ऑर्बिट जो है, उसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरा जो है, ये स्क्लेरा कई नाम से जानता है। इसको सेरोसा भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर इसे सेरोसा भी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, इसे सेरोसा भी कहा जाता है। सेरोसा बहुत कॉमन टर्म में भी यूज भी करते हैं लोग, सेरोसा, ठीक है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करता है? इसमें 2 तरह के फाइबर्स मिलते हैं। इसमें मिलता है व्हाइट कोलेजन एंड येलो इलास्टिन फाइबर्स। इस प्रकार से इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो मिलता है। तो आप समझे कि ये इस प्रकार से, लेकिन वही अगर हम एक बोन को देखें, अगर हम लोग बोन पर बात करें, बोन में क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ बोन फाइबर्स एंड सेल्स, ठीक है। जो सेल्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। सेल्स को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट साइट्स। और जो फाइबर्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। इस प्रकार से मैंने कुछ एग्जांपल्स को आपके सामने बताने की मैंने चेष्टा किया है, ताकि आप उस चीज को समझ सकें कितना इंपॉर्टेंट यह स्ट्रक्चर मिलता है। यह जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, इसे हम लोग कहते हैं कोलेजन फाइबर्स के बारे में जानकारी लेना। इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं सबको मिटा रहा हूँ। और अब हम लोग एक और टाइप है टर्सरी स्ट्रक्चर का, जिसको हम लोग डिटेल करने जा रहे हैं, और उसका नाम है सिल्क फाइब्रियोल। सिल्क फाइब्रियोल। सिल्क फाइब्रियोल के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? ये जो है बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ एंटी पैरेलल बीटा शीट से, ठीक है। यह एंटी पैरेलल बीटा शीट से, ठीक है। मुझे किसी ने पूछा था कि एंटी पैरेलल क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? एंटी पैरेलल इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर।
जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उतनी स्टेबिलिटी आएगी। एलानिन ग्लाइसिन रिच होता है, एलानिन एंड ग्लाइसिन रिच, मतलब इसमें एलानिन और ग्लाइसिन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है। तीसरा क्या है कि जो स्पाइडर वेब है वह भी इसी परिवार से बिलोंग करता है, वो भी इसी प्रकार से ताकत जो है वह प्रोवाइड करता है। तो एक सवाल कभी कभी मन में आएगा हमारे, हम लोग सबके, कि भाई क्यों ये ग्लाइसिन और एलानिन रिच होता है। आंसर हमारा होता है कि दोनों छोटे होते हैं, इसलिए क्लोज कॉम्पैक्ट इसको बोलते हैं ना, कॉम्पैक्ट पैकिंग। तो बोथ रेसिड्यूज आर स्मॉलर, दोनों छोटे हैं, देयरफॉर इसीलिए दे परमिट क्लोज पैकिंग ऑफ इसका बीटा कॉन्फॉर्मेशन का, बीटा कॉन्फॉर्मेशन का क्लोज पैकिंग जो है उसको ये परमिट करते हैं। जितना क्लोज पैकिंग होगा उतना ये ताकतवर होगा, उतना उसमें दमदार होगा। साथ ही साथ क्या है इसमें, ये इंटर लॉकिंग अरेंजमेंट ऑफ आर ग्रुप को भी प्रोवाइड करता है। इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट ऑफ आर ग्रुप। तो आपके मन में सवाल है सर इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है। इंटरलॉकिंग का मतलब होता है खांच में खांच बिठाना। मान लो कि एक अमाइनो एसिड है, उसका ये आर ग्रुप है, उसका ये साइड चेन है, ठीक है, इस प्रकार से साइड चेन। दूसरा अमाइनो एसिड है, उसका जो है ये इस प्रकार से आर ग्रुप है, फैला हुआ है। तीसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है, उसका इस प्रकार से आर ग्रुप फैला हुआ है। ये एक प्रकार से आप धीरे धीरे देखिए क्या, ये बड़ा ही बहुत ही बढ़िया तरीके से आपस में एक इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट जो है वो आर ग्रुप का वो ये प्रोवाइड करता है। और इसका बेनिफिट ये होता है, ये बहुत क्लोज और बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। जितना क्लोज और कॉम्पैक्ट होंगे उतना ही ज्यादा इनमें ताकत बढ़ता है। आप देख लीजिए एक सिल्क का धागा टूटे नहीं टूटेगा, एक जो धागा है कभी भी टूटना मुश्किल है। साथ ही क्या कहता है कि जो अरेंजमेंट है ग्लाइसिन का, तो ग्लाइसिन जो होता है वो हमेशा बीटा शीट के एंड में मिलता है ना। ग्लाइसिन all end up on one side of the sheet, सब शीट के एक साइड में एंड अप करता है ग्लाइसिन का पूरा। जबकि एलानिन एंड सेरिन, सेरिन देखिए OH कंटेनिंग है और एंड अप ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द शीट, बीटा शीट। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये लोग कॉम्पैक्टनेस को और भी मेंटेन करते हैं। हम लोग नहीं देखते हैं कोई चादर है, चादर का जो अंतिम जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वहां धागा क्या होता है, मोटा होता है। क्यों मोटा होता है, क्योंकि वहां से फट नहीं जाए। यदि वहां का धागा साइड या जो सबसे कॉर्नर धागा होता है अगर वो टूट जाए फट जाए तो पूरा चादर ही क्या होता है, खुल जाता है। इस प्रकार से इन दोनों का ये महत्व यहाँ पर दिखता है। साथ ही साथ क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो निश्चित रूप से आर प्रीडोमिनेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर मिलता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि वैंडर वॉल्स इंटरैक्शन जो है ये डेवलप अंत में जो होता है वैंडर वॉल इंटरैक्शंस भी डोमिनेंट होता है। इस प्रकार से ये सभी चीजें जो होती हैं वह काफी ताकत प्रोवाइड करते हैं इनको, सिल्क फैब्रियन को। और अगर हम बोले थोड़ा स्पाइडर वेब को भी हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। आप सोचिए कितने ताकतवर होते हैं स्पाइडर वेब। आपके घर के बगल में अगर कहीं मकड़ा का जाल हो तो उसको साफ करने से पहले, जो दीपावली में सब लोग साफ कर ही दिए होंगे,
करने से पहले उसमें कुछ कुछ डालते रहिए। लाइक एक छोटा सा कूट का टुकड़ा उस पर डालिए काट कर, अब देखिएगा कि होल्ड कर लेता है। ठीक है, अब उस पर कुछ और डालिए, अगर घना है तो काफी कुछ होल्ड कर सकता है। इसका मतलब है कि काफी ताकत होता है उन धागों में। और ये ताकत तभी संभव है जब क्या हो उसमें, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो, टेंसिल स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, उस प्रकार का टेंसिल स्ट्रेंथ उसमें होना चाहिए। तो अभी जितने तरह के प्रोटीन्स का हम लोगों ने टर्शियरी स्ट्रक्चर में चर्चा किया, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे फाइब्रस प्रोटीन्स। दूसरा भी तो क्लास हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में हम लोग हमेशा कहते हैं कि इनके जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और एग्जांपल मैंने बताया था, इसमें एंजाइम्स आते हैं, एंजाइम्स भी इसी क्रम में आता है। एंजाइम्स जो है वो इसी क्रम में आते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर में ही एंजाइम्स जो है वो आते हैं। आरएनएज, डीएनएज, कुछ भी वो इन्हीं के क्रम में आते हैं। एंजाइम्स हमारा एक अलग से टॉपिक है, लेकिन अगर किसी एंजाइम को आप देखते हैं तो एंजाइम हमको क्या मिलता है? एंजाइम एक हमको बॉडी मिलता है और एक हमको उसमें एक्टिव साइट मिलता है। ये होता है, ये एंजाइम का जो है वो बॉडी है। ओके, और ये जो साइट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव साइट है। अब आप सोचेंगे कि कैसे ये काम करता है, किस प्रकार से ये अपने काम को अंजाम देता है। तो हम सब लोगों को मालूम है कि इसका जो एक्टिव साइट होता है उसके पास वैसे साइड चेन्स होते हैं, इस प्रकार के साइड चेन्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन में बदलाव लाता है, और इसके कारण जो है उसमें लगातार गुणात्मक परिवर्तन देखा जाता है। तो इसको हम लोग अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपके स्टडी मटेरियल में थोड़ी मोड़ी जानकारी इसके बारे में दी गई है, आप उसको इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर का जो एक बेसिक फंडामेंटल पार्ट है वो हम लोगों ने अभी एंड अप किया है। कुछ और टर्म्स में आते हैं। अब हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है डोमेन। आज के दौर में ये डोमेन वर्ड जो है यह नया नहीं है आपके लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वेबसाइट को हम लोग, वेबसाइट आईडी को हम लोग, ईमेल आईडी को हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन। इससे ग्लोबल वर्ल्ड में क्या है कि वेब आईडी ना, ईमेल आईडी कॉल्ड डोमेन। ठीक, डोमेन मतलब हो गया कि आपका वो हिस्सा है जहां पर आप अपने लिए काम कर सकते हैं। आप अपने ईमेल आईडी में एंटर करके आप अपना काम कर सकते हैं। आप ब्राउजर में अपना लॉगिन करके आप अपना काम कर सकते हैं, वह दूसरे के कंट्रोल में नहीं होगा। तो कोई भी प्रोटीन है, किसी भी प्रोटीन को देखो, मतलब एक हम ऐसे प्रोटीन एक करते हैं, देखिए हमारा ये प्रोटीन, इस प्रोटीन में दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जो है वह स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, एंड एक जो होता है वो फंक्शनल पार्ट होता है। फंक्शनल पार्ट होता है, स्ट्रक्चरल पार्ट एंड फंक्शनल पार्ट। तो हम लोग कहते हैं कि जो फंक्शनल पार्ट है, जो काम करने वाला एरिया है, वह एक खास डोमेन होता है, एक स्पेसिफिक डोमेन होता है। क्या होता है वो? स्पेसिफिक डोमेन होता है। यह डोमेन एक कंपाउंड में एक जगह भी हो सकता है और एक से ज्यादा जगह भी होता है। सपोज करो कि इसको हम लोग एंजाइम मान लें, ये हमारा एंजाइम है, तो हम कहेंगे कि ये इसका एक्टिव साइट है। क्या है इसका? ये एक्टिव साइट है। ये जो साइट है इसका, ये एक्टिव साइट जो इस एंजाइम का हिस्सा है। अगर हम लोग कहेंगे कि ये इसका एक्टिव साइट है तो निश्चित रूप से यह इसका एक डोमेन हो गया। क्या हो गया? इसका एक डोमेन हो गया। हमने कहा कि नहीं, इसमें दो एक्टिव साइट है, इसका मतलब है कि इसमें दो डोमेन हैं जो कि अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये डोमेन काम अलग अलग नहीं करेंगे तो फिर एक ही तरह के डोमेन कहलाएंगे। तो इनका काम करने का तरीका और इनका काम करने का तरीका निश्चित रूप से अलग होना चाहिए। तो डोमेन जो होता है
उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं? एक ऐसा पार्ट है किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का, किसी भी प्रोटीन का, है ना, जो पूरे प्रोटीन की तुलना में अपना एक अलग बिहेवियर शो करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके, that can have independently stable entity, अपने इंडिपेंडेंट स्टेबल एंटिटी, इनकी अपनी एक पहचान होती है पूरे स्ट्रक्चर में। सही बात है। आप अगर गौर करें, किसी भी एंजाइम का एक्टिव पार्ट जो होता है, एक्टिव साइट जो होता है, उसका अपना एक इंडिपेंडेंट उसकी पहचान है ना। हम लोग अगर कहते हैं कि एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, इसमें जो भी इसकी अपनी एंटिटी है वह इसके एक्टिव साइट से डिपेंड करता है ना। इसमें दो एक्टिव साइट होता है, एक ग्लूकोज के बाइंड करने के लिए और एक एटीपी बाइंड करने के लिए। तो ये जो है, यह इसका डोमेन खास तरीके से काम करता है। ये उस जगह पर, जैसे अगर पूरा इंटरनेट एक समुद्र है, तो उसमें आपका बोट जो है, आपका जो ईमेल आईडी है, वो एक बोट की तरह है, उसकी अपनी एक पहचान होती है। यह डोमेन कहलाता है। ठीक है। अब डोमेन के बाद अगला जो टर्म इसमें आता है, वह टर्म आता है मोटिफ। हम लोग क्या कहते हैं? मोटिफ। खूब टर्म आएगा। मोटिफ क्या है? मोटिफ कुछ नहीं है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कई प्रकार के फोल्ड्स हो सकते हैं, कई प्रकार के उसमें फोल्ड्स हो सकते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स। ठीक है। अब सोचो कि मैं एक आपको डायग्राम बनाता हूं, आप डायग्राम को जरा देखें। ये एक फोल्डिंग है, फिर यहां से ये इस तरह से एक लूप बनाया, और फिर लूप में ये अलग फोल्डिंग है, अलग फोल्डिंग के बाद फिर एक इसने टर्न लगाया, टर्न लगाने के बाद फिर ये अलग एक प्रकार का फोल्डिंग है। इस प्रोटीन में हमें कई तरह के मोटिव्स दिखते हैं। ठीक है। जैसे एक खास तरह का मोटिफ यहाँ है, एक खास तरह का मोटिफ यहाँ पर है, एक खास तरह का मोटिफ यहाँ पर है। ओके। इसका मतलब हो गया कि मोटिफ जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही एक एडवांस्ड फॉर्म है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं कि दे आर सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और fold in of a polypeptide chain। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक स्पेशल फोल्ड, जिसे हम लोग सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, उसे हम लोग मोटिफ कहते हैं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? तो जैसे बड़ा सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वह है बीटा अल्फा बीटा लूप, बीटा अल्फा बीटा लूप, है ना। आप इस एग्जांपल को देखें, बीटा अल्फा बीटा लूप, ये बड़ा ही कॉमन एक इजीली अवेलेबल। इस बीटा अल्फा बीटा लूप अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ही छोटा है। ठीक है। इसके अलावा अल्फा केराटिन, अल्फा केराटिन भी क्या है? एक छोटा, अल्फा केराटिन भी जो है एक छोटा मोटिफ शो करता है। बीटा बैरल, बीटा बैरल भी क्या शो करता है? एक छोटा सा मोटिफ के बारे में बताता है। या फिर अल्फा ऑब्लिक बीटा बैरल, ये भी किसके बारे में बताता है? छोटे छोटे लूप्स के बारे में बताते हैं। ठीक है। और इस तरह के जो लूप्स होते हैं वो आप अगर बुक्स में देखेंगे, मैं बल्कि आपको दिखाऊंगा अभी बुक्स में कुछ एग्जांपल्स ऐसे, आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे। अच्छा, दूसरा क्या है? ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, यह फिक्स नहीं होता है, इसलिए स्टेबिलिटी इसमें नहीं होता। हम कहते हैं कि मतलब दे मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंटली स्टेबल, क्योंकि इनका फॉर्मेशन जो होता है वो बदलते रहता है।
ठीक है। यदि इनका फॉर्मेशन बदलते रहता है तो इनके प्रॉपर्टीज भी होंगे, वो क्या होंगे, बदलते रहेंगे। इस प्रकार के मोटिव के बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, अभी जस्ट मैं एक लिंक आपको शेयर कर रहा हूं,